थोड़ा सा असहाय महसूस करते हैं, तो इसको पढ़ने से बहुत शक्ति मिलती है। मन की हारे हार है, मन के जीते जीत। तो शुरू करें पढ़ना। पहले गायत्री मंत्र बोले एक बार सब मिलके, सस्वर। चलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो मानस शुरू करें। जी आंटी जी। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। परिस्थितियों को संतुलन पर हावी ना होने दे, ये पहला अध्याय है। परिस्थितियों को संतुलन पर हावी ना होने दे। मस्तिष्क मानवीय सत्ता का ध्रुव केंद्र है। उसकी शक्ति असीम है। इस शक्ति का सही उपयोग कर सकना यदि संभव हो सके तो मनुष्य अभिष्ट प्रगति पथ पर बढ़ता ही चला जाता है। मस्तिष्क के उत्पादन इतने चमत्कारी हैं कि इनके सहारे भौतिक रिद्धियों में से बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है। मस्तिष्क जितना शक्तिशाली है उतना ही कोमल भी है। उसकी सुरक्षा और सक्रियता बनाए रहने के लिए यह आवश्यक है कि अनावश्यक गर्मी से बचाए रखा जाए। पेंसिलिन आदि कुछ औषधियां ऐसी हैं जिन्हें केमिस्टों के यहाँ ठंडे वातावरण में रेफ्रिजरेटरों में संभाल कर रखा जाता है। गर्मी लगने पर वे बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। औषधियां ही क्यों, अन्य सीले खाद्य पदार्थ कच्ची या पक्की स्थिति में गर्म वातावरण में जल्दी बिगड़ने लगते हैं। उन्हें देर तक सही स्थिति में रखना हो तो ठंडक की स्थिति में रखना पड़ता है। मस्तिष्क की सुरक्षा के मोटे नियमों में एक यह भी है कि उस पर गर्म पानी ना डाला जाए, गर्म धूप से बचाया जाए। बाल रखाने और टोपी पहनने का रिवाज इसी प्रयोजन के लिए चला है कि उस बहुमूल्य भंडार को यथासंभव गर्मी से बचाकर रखा जाए। सिर में ठंडी प्रवृत्ति के तेल या धोने के पदार्थ ही काम में लाए जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि मस्तिष्क को अनावश्यक उष्णता से बचाए रहने की सुरक्षात्मक प्रक्रिया को बहुत समय से समझा और अपनाया जाता रहा है। यह ब्रह्मोपचार हुआ है। वस्तुतः मस्तिष्क की संपदा खोपड़ी के भीतर है। भारी गर्मी के ऋतु प्रभाव से तो हड्डी के ऊपर का भाग ही बचाया जा सकता है। भीतरी क्षेत्र में अनावश्यक गर्मी ना बढ़ने देने की बात मुख्य है। बाह्य सुरक्षा के लिए तो प्रकृति ने की मजबूत तिजोरी जैसी खोपड़ी पहले से ही रच दी है। सृष्टा को पता था कि जो अवयव जितने अधिक महत्वपूर्ण है उनकी सुरक्षा का प्रबंधन उतना ही अधिक अच्छी तरह किया जाना है। हृदय, मस्तिष्क, फुसफुस, जिगर जैसे अति महत्वपूर्ण अवयवों को हड्डियों के मजबूत खोखले में बंद करके रखा गया है। इन सब में मस्तिष्क की उपयोगिता और कोमलता सर्वोपरि है। इसलिए उसे खोपड़ी की मजबूत डिब्बी में इस तरह संभाल कर रखा गया है जिसे खजाने की तिजोरी या मोती की श्री राजा की किलेबंदी की उपमा दी जा सकती है। मस्तिष्क का बहुमूल्य यंत्र तभी ठीक तरह काम कर सकता है जब उसे शांतिमय वातावरण में एयर कंडीशन कमरे जितने तापमान में काम करने दिया जाए। मर्यादा से अधिक गर्म रहने पर इंजन, मोटर या अन्य मशीनों अपना काम करना बंद कर देती हैं। ठीक यही स्थिति मस्तिष्क की है। उससे ठीक काम लेना हो तो संतुलित परिस्थितियां बनाए रखना आवश्यक है। फोटो फिल्में अनावश्यक गर्मी सहन नहीं कर पाती। इसी प्रकार मस्तिष्क भी उत्तेजना एवं आवेश की स्थिति उत्पन्न होने पर एक प्रकार से अपना काम करना ही बंद कर देते हैं। यदि कुछ करते भी तो हैं तो वह उल्टा होता है। वह उल्टापन लाभ के स्थान पर हानि ही उत्पन्न करने लगता है। मस्तिष्क को गहरी बाहरी गर्मी, तेज धूप, गर्म पानी किन्हीं रसायनों से मिलती है, किंतु भीतरी गर्मी उत्पन्न होने का कारण उत्तेजनाएं होती हैं। उनकी मात्रा जितनी बढ़ेगी उतनी ही मानसिक संरचना को स्थायी रूप से हानि पहुंचाएगी और सामने पड़े कामों को ठीक तरह कर सकना उनके लिए संभव ना रहेगा। देखा जाता है कि कोई आवेश चढ़ने पर आदमी अर्ध विक्षिप्त जैसी स्थिति में जा पहुंचता है।
उसकी कल्पना, निर्णय, हरकतें सब कुछ विचित्र हो जाती हैं। क्रोध का आवेश जिस पर चढ़ा रहा हो, उसकी गतिविधियों पर ध्यान पूर्वक दृष्टि डाली जाए तो पता कि पागलपन में ही थोड़ी ही कमी रह गई है। अधिक क्रोध आने पर मस्तिष्क के द्रव एवं एक प्रकार से उबलने लगते हैं, और यदि उसे ठंडा ना किया जाए तो मानसिक रोगों से लेकर हत्या, आत्महत्या जैसे कुक्रम पकड़ बैठने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्रोध का आवेश शरीर पर क्या असर डालता है और बुद्धि को कैसे भ्रष्ट कर देता है, उसके उदाहरण हम सब आए दिन अपने आसपास ही देखते रहते हैं। गुस्से से तमाया चेहरा राक्षसों जैसा बन जाता है। आंखें, होठ, नाक आदि पर आवेशों के उभार प्रत्यक्ष दिखते हैं। मुंह से अभिष्ट शब्दों का उच्चारण चल पड़ता है। रक्त प्रवाह की तेजी से शरीर डोलने लगता है। हाथ पैर कांपते और रोए खड़े होते देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं एक समस्या बन जाता है। ऐसी दशा होने पर हितैषी लोग सबसे पहला काम यह करते हैं कि आवेशग्रस्त को येन केन प्रकारेण शांत करते हैं। जिस कारण उत्तेजना आई थी उसका निवारण करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि आवेग ठंडा करने पर। किसी भी प्रतिकूलताओं में उतनी हानि नहीं होती जितनी कि आवेशग्रस्तता से। इस मोटी जानकारी से हर कोई परिचित रहता है। इसलिए हितैषियों का प्रथम कार्य गुस्सा ठंडा करना होता है। वैज्ञानिक तथ्य एक यह है कि 1 घंटे का क्रोध 1 दिन के तेज बुखार से भी अधिक जीवनी शक्ति का विनाश करता है। रक्तचाप में व्यक्ति रेख 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचा, दूसरा नीचा। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर में बेचैनी बढ़ाने के कारण कष्ट होता है। निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर के लक्षण को तो भिन्न होते हैं, पर कष्ट उससे भी उतना ही होता है। लो ब्लड प्रेशर का मरीज भारी कमजोरी अनुभव करता है और अपने को अपंग, असहाय जैसी स्थिति में पाता है। इन दोनों ही प्रकार के व्यक्ति रेकों में रोगी की कार्य क्षमता एवं मनस्थिति पर हानिकारक प्रभाव लगभग एक जैसा ही होता है। क्रोध की उच्च रक्तचाप से और खिन्नता की निम्न रक्तचाप से तुलना की जा सकती है। क्रोध वर्ग में द्वेष, घृणा, आक्रमण, विनाश जैसे क्रूर प्रकृति के विचार एवं कृत्य गिने जा सकते हैं। खिन्नता वर्ग में निराशा, चिंता, शोक, भय, संकोच जैसी निष्क्रियता उत्पन्न करने वाले प्रवृत्तियों की गणना होती है। इन्हें ज्वार भाटा के समतुल्य और अस्थिरता, अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले कहा जा सकता है। उफनते समुद्र में तैरना कितना कठिन होता है, इसे सभी जानते हैं। शोकग्रस्त, भयभीत, निराश व्यक्ति की मनोदशा उसके अच्छे खासे स्वास्थ्य को देखते देखते तोड़ मरोड़ कर रख देती है। चेहरे पर मुर्दानी छा जाती है। सही आवाज तक नहीं निकलती। लगता है कि शरीर को काट मार गया। कुछ करते धरते नहीं बनता। भूख प्यास गायब हो जाती है। नींद आने में भारी कठिनाई पड़ती है। क्रोध में भी लगभग ऐसा ही होता है। अंतर इतना भर रहता है कि खिन्नता में बर्फ में जमने और गलने जैसी स्थिति होती है, तो उत्तेजना में आग से जलने उबलने जैसी। सामान्य स्थिति तो दोनों की दशाओं में नष्ट हो जाती हैं, और न केवल मस्तिष्क वरन साथ साथ शरीर भी अपनी साधारण गतिविधियां जारी रख सकने में असमर्थ बन जाता है। मस्तिष्क की क्षमता एवं कुशलता बढ़ाने का महत्व सभी जानते हैं, और इसके लिए अध्ययन, परामर्श, संपर्क, अनुभव, संपादन, अभ्यास जैसे कितने ही साधन जुटाते हैं। प्रसन्नता से मानसिक उर्वरता बढ़ाने की बात को ध्यान में रखते हुए मनोरंजन के लिए अ, कई ऐसे कार्य करते हैं जिनमें समय और पैसा काफी लगता है। इन रचनात्मक प्रयोजनों से परिचित होते हुए भी ना जाने इस तथ्य को क्यों भुला दिया जाता है कि आवेश एवं अवसाद जैसी अव्यवस्था फैलाने वाली मनस्थिति उत्पन्न ना होने दी जाए। लाभों पर अर्जन करने की बात का जितना महत्व है, उतना ही हानि ना होने देने का भी।
एक और लाभ कमाया जाए, दूसरी ओर हानि बढ़ती जाए, तो फिर अंततः व्यवसाय घाटे में फंसता चला जाएगा और दिवालिया बनने की नौबत आ जाएगी। आवेशों का शरीर पर क्या असर होता है, इसका पर्यवेक्षण करने पर प्रतीत होता है कि सामान्य कार्य क्षमता को अनेक कारण भारी आघात पहुंचता है। आंख, कान, नाक, जीभ अपना काम मुश्किल से ही आधा अधूरा कर पाती हैं। जीभ का स्वाद चला जाता है, पेट की भूख उड़ जाती है, कान कुछ का कुछ सुनते हैं, आंखों के सामने गुजरने वाली घटनाओं में से बहुत कम ही की स्मृति रहती है। तापमान बढ़ता है, रोमांच खड़े होते हैं, सांस तेज चलती है, हृदय की धड़कन और रक्त प्रवाह की तेजी बढ़ती है। ये सारे लक्षण मिलकर जीवनी शक्ति का बड़ी मात्रा में विनाश करते हैं। यहाँ तो यदा कदा की बात हुई। यदि यह असंतुलन आदत बन जाए, स्वभाव में सम्मिलित हो जाए, तो समझना चाहिए कि व्यक्तित्व की स्थिरता और सुखद संभावना समाप्त की ही हो चली। ऐसे असंतुलन ग्रस्त मनुष्य प्राय अधविपक्षिताओं जैसी स्थिति में जिंदगी गुजारते हैं। पग पर पग पर उपहासास्पद बनते, तिरस्कृत होते और असफल रहते देखे जाते हैं। मानसिक असंतुलन को परिस्थितियां जन्य माना जाता है और कहा जाता है, अपना क्या कसूर है, घटनाक्रम ही ऐसा बन गया कि उत्तेजना या खिन्नता का शिकार बनना पड़ा। तर्क सीधा सा है और सही भी प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता वैसी है नहीं। एक ही परिस्थिति की विभिन्न व्यक्तियों पर प्रतिक्रियाएं देखी जाती हैं। तनिक सी प्रतिकूलता आने पर एक व्यक्ति बेहद घबराता और उत्तेजित होते देखा जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति ठीक वैसी ही अथवा भी उससे भी अधिक प्रतिकूलता में अपना संतुलन यथावत बनाए रखता है। उसे जीवन क्रम का साधारण सा उतार चढ़ाव मानता है और घबराने की तनिक भी आवश्यकता अनुभव नहीं करता। उसकी प्रतिक्रिया गड़बड़ी को सुधारने के लिए उपाय सोचने, काम करने और साधन जुटाने में संलग्न होने की होती है। घबराहट उत्पन्न करके असंतुलन की नई विपत्ति को न्योता बुलाना उसे मूर्खतापूर्ण लगता है। अस्तु स्वयं परेशान होने और दूसरों को परेशान करने वाली अस्त व्यवस्था पर वह अपने सहज विवेक से नियंत्रण कर लेता है। इस घबराने और बिना घबराने वाले दोनों व्यक्तियों के सामने परिस्थितियां एक जैसी होते हुए भी मनस्थिति में जमीन आसमान जैसा अंतर पाया जाता है। यह आत्मनियंत्रण का दृष्टिकोण के परिमार्जन का प्रतिफल है। एक उससे वंचित रहता और दूसरा उसका संचय करके हंसता मुस्कुराता रहता है। और आए दिन उत्पन्न होती रहने वाली प्रतिकूलताओं को ऐसे ही मस्खरी में उपेक्षा पूर्वक उतार ही नहीं देता। दूरदर्शी विवेक को अक्षुण्ण बनाए रहकर उनका समाधान भी सरलता पूर्वक कर लेता है। मस्तिष्क को ठंडा बनाए रहना, उस पर आवेशों का आक्रमण न होने देना एक महत्वपूर्ण साथ संभाल है। घड़ी, साइकिल आदि छोटी मशीनों की साथ संभाल रखी जाती है, तो मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त होने से क्यों नहीं बचाया जाता, जबकि दवाओं और खाद्य पदार्थों को ठंडा रखा जाता है, ठंडी छाया में बैठकर काम करने का प्रबंध किया जाता है, तो मस्तिष्क की शांति बनाए रखने की आवश्यकता क्यों ना समझी जाए। संतुलन बनाए रखना एक अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय है, जिसमें सुखी रहने और सफल के दोनों उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। ना खींचे ना उद्विग्न हो। सामान्यतः मनोयोग दिखाई नहीं पड़ते, उनकी हानि प्रत्यक्ष नहीं होती। ध्यान देने पर समझ आती है। साधारणता तो ऐसा लगता है कि मानसिक रोगी दीनता दिखता है और उच्च खलता पर बरतता है। यह प्रतीत ही नहीं होता कि यह किसी विकृति से ग्रसित होने के कारण अपनी भौतिक क्षमता गवाता और विकृतियों के दलदल में फंसता चला जा रहा है। जब रोग का आभास नहीं तो उसका इलाज कौन करे। कई बार महिलाओं की बीमारियों को वहां बहानेबाजी कहकर टाल दिया जाता है। मानसिक रोगों की बात तो इसलिए
भी उपेक्षा में पड़ी रहती हैं कि उनकी उपस्थिति की कोई जानकारी तक सर्वसाधारण को नहीं है। फिर भी यह एक तथ्य है कि मानसिक रोगों में मनुष्य समाज का अहित होता है। वह शारीरिक बीमारियों से होने वाली हानि की तुलना में किसी भी प्रकार कम भयंकर नहीं। शरीर की पीड़ित या अपंग रहने संसार के असंख्य व्यक्तियों के अति महत्वपूर्ण काम करने में सफलता पाई है, पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जो मानसिक दृष्टि से अपंग होने पर कुछ कहने लायक सफलता प्राप्त कर सका हो। सच तो यह है कि ऐसे लोग अपनी अपनी जीवन यात्रा तक शांति और सम्मान पूर्वक पूरी नहीं कर पाते। महर्षि अष्टावक्र 8 जगह से कुबड़े थे। चाणक्य को अति कुरूप कहा जाता है। सुकरात की कुरूपता भी प्रख्यात है। आदि शंकराचार्य भंगदर के फोड़े से ग्रसित थे। सूरदास अंधे थे। कुमारी कैलार गूंगी, बहरी और अंधी होते हुए भी अनेक अस्पतालों के बिस्तरों पर पड़े पड़े लोगों ने महान कृतियां तैयार की हैं। शरीर एक उपकरण है, पर मस्तिष्क की स्थिति सूत्र संचालक की है। मस्तिष्क लड़खड़ा जाने पर तो मनुष्य अपने और साथियों के लिए भार बन जाता है, जबकि अंधे और अपंग भी अपनी उपस्थिति में से परिवार को कई तरह लाभान्वित करते रहते हैं। पूर्ण पागलों की संख्या तो संसार में इस अनुपात में बढ़ रही है जिसे देखते हुए संसार को सभी बीमारियों की दौड़ उससे पीछे रह गई है। फिरने वाले पागलों की संख्या और उनके द्वारा जन साधारण की होने वाली असुविधा ऐसी है जिसे दूर करने के लिए पागल खानों की बड़ी संख्या में आवश्यकता अनुभव की जा रही है। जेल खानों में से भी अधिक पागल खानों के लिए स्थान बने, तब उपद्रवी पागलों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संकटों से बचा जा सकता है। अध पगले, सनकी, असंतुलित, अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित, अदूरदर्शी लोगों की संख्या तो इतनी बढ़ी चढ़ी है कि मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सही मनुष्यों की संख्या सामान्य जितने लोग रुग्ण हैं, मानसिक प्रकृतियों से ग्रसित की संख्या उनसे कम नहीं, अधिक ही मिलेगी। यह अधूरे और अस्त व्यस्त मनुष्य मानव समाज की प्रगति एवं सुव्यवस्था में अवरोध ही कहे जा सकते हैं। खेद इस बात का है कि गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, अपराधी, उद्दंडता से भी अधिक कष्टदायक और भयानक बढ़ती हुई विक्षिप्तता की हानि को समझने और उसकी रोकथाम करने के लिए प्रयत्न नहीं किया जा रहा। अपराध भी प्रस्तुतः एक प्रकार का आवेश है जिन्हें मनुष्य एक प्रकार से उन्माद ग्रसित स्थिति में करता है। चोर उचक्के अपने कुकृत्यों की कहानियां समझते हैं, उन पर पछताते भी हैं। भल मन साहत के रास्ते पर चलने पर लोग कितनी उन्नति कर गए और कितने सम्मानित हुए, यह तथ्य वे आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं। दूसरे उन्हें समझाते और वे बात को समझते भी हैं। कुछ समय उनका विवेक जागृत भी रहता है और भले आदमियों की तरह रहते भी हैं। हाँ, फिर कभी ऐसी उमंग उठती है कि रोके नहीं रुकती, यहाँ तक कि व्यक्ति उस छोड़े हुए कार्य को करने के लिए एक प्रकार से विवश भी हो जाता है और फिर उसे कर ही गुजरता है। नशेबाजी की हालत भी प्राय ऐसी ही होती है। बीड़ी सिगरेट तो शौक मौज के लिए भी चलती हैं, पर शराब, गांजा, भांग, चरस, असीफ की लत पड़ जाने से पैसे की, शरीर की, सम्मान की कितनी क्षति होती है उसे वे प्रत्यक्ष देखते हैं, भली प्रकार समझते हैं। छोड़ने के संकल्प विकल्प रोज ही मन में उठते रहते हैं। समझने पर लज्जित भी होते हैं और दुखी भी, पर अपने आप को विवश पाते हैं। कोई अंधड़ भीतर तो से ऐसा उठता है कि ज्ञान विवेक को एक और पटक कर वह करा लेता है जिसे करने की कुछ भी आवश्यकता ना थी। समाज शास्त्री इसे दृश्यता, दुष्टता आदि का नाम दे सकते हैं, पर मन रोग शास्त्र की दृष्टि से या उस व्यक्ति की असहाय स्थिति है, ठीक वैसी ही जैसी ज्वर या सिर दर्द से आक्रांत मनुष्य की होती है। अपराध करने की दिशा में जिसने जिनके मन मचलते रहते हैं, उन्हें मनःशास्त्र की भाषा में साधु का पैत कहा जाता है। विश्लेषण करने पर उनकी मनस्थिति सामान्य लोगों जैसी नहीं होती, वरन असामान्य और असंतुलित पाई जाती है। मानसिक दृष्टि से संतुलन और असामंजस्य ही स्वस्थता का चिन्ह है।
मस्तिष्क के भीतर अगणित घटक है और वे एक दूसरे के साथ सुसंबद्ध रहकर ही संयुक्त सहयोग से उत्पन्न क्षमता द्वारा अपने हिस्से से कार्य ठीक तरह पूरे कर पाते हैं। यदि उनकी सुसंबद्धता कहीं लड़खड़ाती है और तालमेल बिगड़ता है तो फिर चित्र विचित्र प्रकार के छोटे बड़े मानसिक रोग आरंभ हो जाते हैं। संतुलन के चार पक्ष हैं: इफेक्ट, सतर्कता, सजगता, थाट, विचार, प्रवाह, कल्पना, बिहेवियर, व्यवहार, अभ्यास, मूड, रुझान, उत्साह। इनमें किसका संतुलन किसके सम्मिश्रण क्षेत्र में कितनी मात्रा में गड़बड़ाया, इसी आधार पर मन रोगी के अनेक रूप स्वरूप बनते और लक्षण प्रतीत होते हैं। इसके लक्षण इस प्रकार देखे जाते हैं: सतर्कता के अभाव में मनुष्य यह निर्णय नहीं कर पाता कि लोग उसकी क्रिया के बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, किस कार्य का परिणाम किससे के लिए क्या होगा। अपनी मर्जी ही उसे सब कुछ लगती है। लोगों की प्रतिक्रियाएं एवं क्रिया से के परिणाम उसे सूझते ही नहीं। कल्पना की दौड़ दूर तक नहीं जाती। वर्तमान समय और अपना मन, इन दो में ही वह उलझकर रह जाता है। फलतः ऐसे कृत्य करता जो उपहास पद भी होते हैं, वेतुके और हानिकारक भी। इनके करने से आर्थिक हानि भले ही उतनी ना होती हो, पर दूसरे इसके अटपटेपन को देखकर उसे मंदगति या बल बुद्धि मान लेते हैं और उसके द्वारा किसी उत्तरदायित्व के निभाए जाने की आशा छोड़ देते हैं। शिष्टाचार का निर्वाह वहां नहीं कर पाते। अटपटेपन से लोगों के लिए व्यंग विनोद के माध्यम मात्र बने रहते हैं। लोग उन्हें कुछ उल्लू बनाने में, चिढ़ाने में रस लेकर अपना और दूसरों का मनोरंजन करते रहते हैं। सतर्कता विहीन व्यक्ति इस बात से भी अपरिचित ही बने रहते हैं कि उनके बारे में क्या सोचा और क्या माना जाता है। विचार प्रवाह में गड़बड़ी पड़ जाने से कल्पनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। क्या सोचना उपयुक्त है, क्या नहीं, क्या संभव है, क्या असंभव। साधनों और परिस्थितियों का ज्ञान न रहने से वे अपनी हर कल्पना को सरलता पूर्वक संभव हो सकने योग्य मान बैठे रहते हैं। यह भी अनुमान नहीं लगा पाते कि इन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा और क्या साधन जुटाने होंगे। कल्पना और असफलता के बीच की अंतर अवरोध का अनुमान नहीं लगा पाते। फलतः पूरे लोक में विचरण करने वाले बालों को जैसी उनकी मनस्थिति रहती है। बहुचर्चित शेख चिल्ली संभवतः इसी प्रकार के मनोरोगों से ग्रसित रहे होंगे। ऐसे लोग उल्टा सोचेंगे लगेंगे तो सामान्य दैनिक कृत्यों तक के लिए अपने को असमर्थ पाते हैं और दूसरों की सहायता बिना कुछ भी करने की हिम्मत गवा देते हैं। नैतिक और अनैतिक, सामाजिक और असामाजिक चिंतन का अंतर जीना पड़ जाने से वे ऐसे सोचते और कहते जा पाए जाते हैं जिससे सुनने वालों को भी लज्जा आती है। व्यवहार अनुमान तंत्र में गड़बड़ी होने से मनुष्य के लिए यह अनुमान लगाना कठिन पड़ता है कि दूसरे लोगों का व्यवहार उनके साथ कैसा और किस उद्देश्य से प्रेरित है। शत्रुओं को मित्र मित्रवत मानने का पागलपन भी कई बार पाया जाता है। विशेषता उठती हुई आयु की प्रेम प्रसंग में इसी प्रकार की मान्यता गढ़ लेती है, जिनमें की हर दृष्टि से उनका अहित करने पर उतारू तथा कथित प्रेमी उन्हें अपना सर्वस्व दिखाता है और उससे विरत होने की किसी परम हितैषी को भी नहीं मानती। पर यह भूल प्राय निषेधात्मक ही होती है। आमुख व्यक्ति अपने शत्रु बने हुए हैं, जादू टोना कर रहे हैं, मारने, जहर देने, मिटा देने जैसे षड्यंत्र रचे हुए हैं, जैसी मान्यता बना लेते हैं और निरंतर भयभीत रहते हैं। कितनों को ही दुर्घटना, मृत्यु, अकारण हानि, विद्रोह, जेल आदि का भय सताता रहता है। ऐसे लोग यह भी निर्णय नहीं कर पाते कि किस कठिनाइयों का निराकरण किस प्रकार करना चाहिए, किन समस्याओं का समाधान किससे पूछना चाहिए। वे प्रधानमंत्री से छोटे अधिकारी तक अपनी फरियाद नहीं पहुंचाना चाहते हैं और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना आए दिन उन्हें पत्र लिखते रहते हैं।
दूसरे की स्थिति और क्षमता का भी उन्हें ठीक अंदाजा नहीं रहता और उनके संबंध में कुछ से कुछ मान्यता बना लेते हैं। इसी प्रकार अपने को भी कई बार कोई सिद्ध पुरुष, नेता, विद्वान, राजा आदि मान बैठते हैं। इस वस्तु स्थिति का सही अनुमान ना लगा पाने की मनस्थिति वाले रोगियों को पैरानोइया या मैंग्लोमीनिया से ग्रसित कहा जाता है। ऐसे लोग अपने संबंध में तथा समाज संसार के संबंध में तरह तरह के गलत अनुमान लगाते रहते हैं। मूड गड़बड़ाने से व्यक्ति नशेबाजी की स्थिति में चला जाता है। कभी तो पूरे उत्साह में, प्रसन्नता में उन्हें पाया जाता है और अनावश्यक रूप से हंसते, जोश दिखाते, बड़ी बड़ी आशाएं प्रकट करते और कभी चिंताओं और निराशाओं से इस कदर जा डूबते हैं मानो आसमान इन्हीं के ऊपर टूट पड़ा या टूटने वाला है। कईयों को कोई भयंकर रोग शरीर में प्रवेश कर सकने की या निकट भविष्य में होने की आशंका बन जाती है। मनोचिकित्सक इस स्थिति को मैनियक डिप्रेसिव कहते हैं। इस स्तर के लोग कई बार चुनाव जीतने, लॉटरी पाने, गड़ा खजाने खोदने, सोना बनाने की ऐसी मान्यताएं अपने हाथ लिए मानो या सफलता उन्हें जल्दी ही मिलने वाली हैं। देवी देवताओं को वश में कर लेने की बात भी उनके मन पर ऐसी छाई रहती है मानो अब उस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही। मस्तिष्क के यंत्र को प्रकृति ने जितना उपयोगी बनाया है, उतना ही उत्तम सुरक्षा का प्रबंधन भी किया है। खोपड़ी की हड्डी को मजबूत डिब्बे में संभाल कर रखा गया है। उसके भीतर ही ऐसी व्यवस्था है जहाँ छोटी मोटी गड़बड़ी की पहुंच ना हो सके। आमतौर से मस्तिष्क को सही सोचने का सही तरीका ना मालूम होने से गड़बड़ उत्पन्न होती है। अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में सौंपी हुई मोटर की तथा अनभिज्ञ प्रयोक्ता के कारण कीमती कंप्यूटर की बर्बादी ही होती है। वे उनसे सही काम तो ले नहीं पाते। यही बात मस्तिष्क के यंत्र के संबंध में भी है। वह जितना बहुमूल्य है उतना ही प्रयोक्त की कुशलता भी चाहता है। जीवन में भली बुरी घटनाओं का, प्रिय अप्रिय प्रसंगों का ताना बाना चलता ही रहता है। बात का बतंगड़ बनाकर यदि संतुलन गवा दिया जाए तो उससे आवेशपूर्ण स्थिति का दुष्परिणाम ही होगा। आवेशों और उत्तेजनाओं का मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कई बार ना करने लायक कल्पनाएं करने और साधनों के प्रभाव में उनकी पूर्ति ना हो सकने के कारण असफल रहने पर कई लोग बौखला जाते हैं और उस उत्तेजना की गर्मी से मस्तिष्क की कोमलता को जला देते हैं। अनैतिक विचार अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतः ही घातक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, भय आदि का प्रभाव भी मन संस्थान पर बुरा पड़ता है। ये विकृतियां इसलिए उत्पन्न होती हैं कि मनुष्य को सही दृष्टिकोण अपनाकर समस्याओं, परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने का अनुभव अध्यात्म के तत्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है। यदि उसे अपनाया जा सके तो संसार में फैले हुए पागलपन और असंतुलन से छुटकारा मिल सकता है। यहीं रुकते हैं मानस हम इस पेज पे आज के लिए।